अस्सलाम वालेकुम एमडी कैट एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आज का जो चैप्टर है आप लोगों को होप सो पता चल ही गया होगा कि हम आज पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 6 सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का, जिसको हम बोलते हैं अल्काइल हैलाइड्स एंड अमाइंस। अच्छा, मैं इस वीडियो बनाने का अगर असल में रियल मकसद बताऊँ ना तो वो सिर्फ इतना है कि मैंने यूट्यूब पे इतने लेक्चर्स देखे कि मुझे कहीं से बुक रीडिंग का वन शॉट मिल जाए अल्काइल हैलाइड्स का, अमाइंस का, लेकिन सीरियसली कहीं भी यूट्यूब पर मुझे ये बुक रीडिंग वाला एग्जैक्ट बुक से पढ़ाने वाला लेक्चर नहीं मिला। एक लेक्चर मुझे मिला, मैं यहाँ नाम नहीं उनका डिस्कस कर सकती, ऑब्वियसली वो यूट्यूब चैनल है, लेकिन उनका लेक्चर सीरियसली उन्होंने इतने अलग तरीके से पढ़ाया हुआ है कि पता नहीं वो किस कॉन्सेप्ट से चल रहा है। उन्होंने बिल्कुल अलग तरीके से पढ़ाया कि किसी भी बच्चे को चीज़ समझ आ ही नहीं सकती। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं ही अपने चैनल के ऊपर एक पूरा अल्काइल हैलाइड अमाइन का रिकॉर्डेड लेक्चर डाल दूं, ताकि बच्चों के लिए केमिस्ट्री जैसे मेरी आपको यूट्यूब चैनल पर बायोलॉजी भी मिल जाएगी बहुत अच्छे से, फिजिक्स भी मिल जाएगी, राइट, केमिस्ट्री भी मिल जाएगी काफ़ी अच्छा, लेकिन फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर मैंने नहीं कवर किया हुआ। तो इंशाल्लाह ताला अब मेरी कोशिश है कि मैं एमडी कैट से पहले सेकेंड ईयर भी वन शॉट के अंदर फटाफट ख़त्म कर दूँ। अच्छा, असद खान काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे कि वर्क एनर्जी की वॉल डाल दें, तो इंशाल्लाह असद खान मैं आपकी जो वर्क एनर्जी वाली वॉल है वो भी विद इन 1 to 2 days पूरी कंप्लीट वीडियो की शक्ल में डाल दूँगी, शॉर्ट्स में नहीं डाल रही, ठीक है। शॉर्ट्स में डालने से ना मिसिंग हो जाते हैं थोड़े से कॉन्सेप्ट्स बीच से, तो इंशाल्लाह ताला मैं वो भी डाल दूँगी। लेकिन बच्चों, आप लोगों से सिर्फ एक ही गुजारिश है कि काइंडली वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और एक कमेंट ज़रूर किया करें ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे। तो वन शॉट लेक्चर है अल्काइल अमाइंस का, जिसको हम स्टार्ट करने वाले हैं। अगर सब्सक्राइब नहीं किया पहले जाके फटाफट से सब्सक्राइब कर दो ताकि आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर्स की भी नोटिफिकेशन मिल जाए। अच्छा जी, अगर हम इसकी बात करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो एटलीस्ट वन इनके अंदर जो है वो हैलोजन होता है। एक सेकंड मैं इसको थोड़ा सा क्लियर करीब कर लेती हूँ ताकि आप लोग को ये अच्छे से दिखे। Okay, organic compounds which contain at least one halogen atoms like fluorine, chlorine, bromine और iodine। अब हमारे पास halogens कौन से होते हैं? हमारे पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये तीनों हमारे पास, और आयोडीन, ये सब क्या है हमारे पास? halogens हैं। अब वो halogen atoms जो कि हमारे पास एटलीस्ट वन किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ बॉन्ड किए हुए हों अल्काइल ग्रुप के साथ, तो उसको हम कहते हैं हेलो अल्केन्स। यानी कि हेलोजेंस अल्काइल ग्रुप के साथ रिएक्ट किया हुआ है। हेलोजेंस में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है, और वो अल्काइल ग्रुप के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो उसको हम कह रहे हैं ये हेलो अल्केन्स हैं। दीज कंपाउंड आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ हेलोजन एटम अटैच टू अल्काइल ग्रुप। और ये कंपाउंड हम किस चीज़ के ऊपर क्लासीफाई करते हैं कि हेलोजन एटम कितने नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स अटैच है अल्काइल ग्रुप के साथ। फिर हमारे पास लिखा है जैसे मोनो अल्केन्स है। मोनो अल्केन्स हमारे पास एक हेलोजन एटम से बने होते हैं, और डाई हेलो अल्केन्स में हमारे पास 2 हेलोजन एटम्स होते हैं, और ट्राई हेलो अल्केन्स में हमारे पास 3 हेलोजन एटम्स होते हैं। मोनो अल्केन्स आर यूजुअली कॉल्ड अल्काइल हैलाइड। मोनो अल्केन्स को यूजुअली क्या कहा जाता है? अल्काइल हैलाइड कहा जाता है, और उनका फार्मूला ये होता है RX, जिसमें हमारे पास जो R है वो अल्काइल ग्रुप होता है और जो X है वो हेलोजन ग्रुप होता है। अच्छा, इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना वो मैंने हाईलाइट की हुई, वो आप लोग देख लीजिएगा। मोनो हेलो अल्केन्स का फार्मूला होता है CnH2n + 1X। ये एमडी कैट के पास पेपर्स का क्वेश्चन है। फिर हमारे पास लिखा आता है अल्काइल हैलाइड्स आर वाइडली यूज्ड इन सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सबसे ज़्यादा अल्काइल हैलाइड कहाँ यूज़ होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाने में, क्योंकि ये वर्सेटाइल कंपाउंड होते हैं, तो ये हमारे पास बहुत तरह के रिएक्शंस में हिस्सा लेते रहते हैं। दे आर ऑल्सो यूज एज सॉल्वेंट्स। ये सॉल्वेंट्स की तरह भी यूज़ होते हैं, और ये हमारे पास प्लास्टिक या फार्मास्यूटिकल्स, एग्रोकेमिकल्स में भी यूज़ होते हैं। प्लास्टिक्स का आप लोगों को पता है, फार्मास्यूटिकल्स क्या होते हैं? जो हमारे पास दवाइयाँ वगैरह होती हैं, और एग्रोकल्चर वो चीज़ें होती हैं जो हमारे पास यूज़ होती हैं प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। जैसे हम प्लांट्स की ग्रोथ के लिए कुछ केमिकल्स यूज़ करते हैं, या जो पेस्टिसाइड वीड्स होते हैं उनको भगाने के लिए कुछ चीज़ें यूज़ की जा रही होती हैं, या फर्टिलाइजेशन को बेहतर करने के लिए जो चीज़ें यूज़ की जाती हैं, उसमें हम लोग एग्रोकल्चर का फिर हम जिक्र करते हैं। फिर अल्काइल हैलाइड्स के बारे में हमारे पास तफसील से लिखा है कि अल्काइल हैलाइड्स आर क्लासिफाइड। इनको क्लासिफाई कर सकते हैं हम उस कार्बन के साथ जो कि हेलोजन के साथ अटैच हुआ है। अगर तो वो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, यानी फर्स्ट डिग्री का अल्काइल हैलाइड है, तो हमारे पास अल्काइल के साथ हमारे पास जो कार्बन होगा वो एक ही दूसरे कार्बन के साथ अटैच होगा। अल्काइल हैलाइड का जो कार्बन है, अल्काइल हैलाइड का जो कार्बन है वो एक ही दूसरे उसका देखें, ये कार्बन है अल्काइल हैलाइड का, और वो एक ही दूसरे के साथ अटैच होगा। जो हमारे पास सेकंड डिग्री का अल्काइल हैलाइड होगा वो हमारे पास 2 कार्बन के साथ अटैच होगा। इसको हम देखें तो ये हमारे पास 2 कार्बन के साथ अटैच है। इसी तरीके से जो थर्ड डिग्री का अल्काइल हैलाइड होगा वो हमारे पास 3 डिफरेंट कार्बन के साथ अटैच होगा। ओके, तो ये आप लोगों के पास अच्छी चीज़ थी जिसको आप लोग जहन में रख सकते हैं। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज़ है जो एमडी कैट के अंदर पूछी जा सकती है, क्योंकि बुक लाइन्स बहुत ज़्यादा आती हैं, तो पूछा जा सकता है कि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड की एग्जांपल है 1 ब्रोमो प्रोपेन, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड 2 ब्रोमो प्रोपेन, और टर्शरी अल्काइल हैलाइड 2 ब्रोमो
2-मिथाइल प्रोपीन। ओके बच्चों, तो इसको अच्छे से जो है ना वो आप लोग एक दफ़ा देख लीजिएगा। अच्छा फिर हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ, जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ अल्काइल हैलाइड की, कि स्ट्रक्चर कैसा होता है अल्काइल हैलाइड का। लेट अस कंसीडर मिथाइल क्लोराइड CH3Cl एज एन अल्काइल हैलाइड। अगर हम इसको एज एन अल्काइल हैलाइड तस्वुर करें तो द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल एक्सप्लेन बाय द हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो अब इसकी हम ज्योमेट्री पढ़ते हैं कि अल्काइल हैलाइड का स्ट्रक्चर क्या होता है। इसमें बच्चों जो याद रखने की बात है वो ये है कि कार्बन जो होता है मिथाइल क्लोराइड का, उसमें 4 एटम्स होते हैं, 4 एटम्स होते हैं ना कार्बन के, जिससे वो बॉन्ड कर सकता है। 4 उसकी वैलेंसीज होती हैं, तो वो चारों की चारों ये वैलेंसीज इसकी जो है वो कंप्लीट हुई भी होती हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स पूरे कंप्लीट होते हैं और इसमें sp3 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन होती है। इसके अलावा इसमें 109 डिग्री का एंगल होता है और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। फिर इसकी बात है कि जो हमारे पास 4sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रही है वो 3s के ऑर्बिटल्स के साथ होती है। ठीक है, और जो p की एक और वो हो रही है वो क्लोरीन के साथ होगी। और यहाँ पर हमारे पास हेड टू हेड ओवरलैपिंग भी होती है, जिसको हम सिग्मा बॉन्ड्स कहते हैं, हेड टू हेड ओवरलैपिंग को, और ये हमारे पास 4 होते हैं। ठीक है, तो ये पूरा इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर था। फिर हम बात कर रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आते हैं अल्काइल हैलाइड विद लोअर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एंड डिफरेंट हैलोजन एटम एग्जिस्ट इन अ गैस और लिक्विड। अगर वो C18 से, यहाँ पे लिखा है C18, अगर C18 से छोटे होंगे कार्बन नंबर तो फिर वो गैस की फॉर्म में होगा या लिक्विड की फॉर्म में होगा रूम टेम्परेचर पर। बट अगर वो अल्काइल हैलाइड C18 से बड़े हैं तो हमारे पास ये कलरलेस सॉलिड होगा, यानी सॉलिड तो होगा लेकिन उसका कोई भी कलर नहीं होगा। फिर अगर हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की, तो अल्काइल हैलाइड आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। किस में सॉल्युबल होते हैं? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर। स्लाइटली सॉल्युबल होते हैं पानी के साथ, और दिस इज टू इनएबिलिटी ऑफ अल्काइल हैलाइड। और यहाँ पर हमारे पास ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं उनके साथ सॉल्युबल होते हैं। पानी की बात करें तो पानी हमारे पास इनऑर्गेनिक है, लेकिन उसके साथ ये स्लाइटली सॉल्युबल ज़रूर होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इनके अंदर इनएबिलिटी होती है कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है पानी का उसके साथ अपना बॉन्ड नहीं बना पाया होता है। हमें पता है पानी हमारे पास H2O होता है और इसके अंदर कौन सी बॉन्डिंग होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है? थोड़ा सा रिव्यू देकर चलूँ। अगर हाइड्रोजन आपके साथ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फ्लोरीन 3 कंपाउंड्स के साथ बॉन्डिंग कर रहा है, कौन से कंपाउंड? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फ्लोरीन के साथ अगर आपका हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। यहाँ ऑक्सीजन के साथ बना रहे हैं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। ओके बच्चों, फिर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? अल्काइल हैलाइड पोजेस हायर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, यानी बहुत देर में जाकर ये बॉयल होंगे या फिर मेल्ट होंगे एल्केन्स के मुकाबले में। ठीक है, क्योंकि उनका मॉलिक्यूलर वेट भी ज़्यादा होता है और इनकी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो भी ज़्यादा होंगी। हमेशा याद रखिएगा बच्चों के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं। मेल्टिंग पॉइंट ले लें या फिर आप लोग बॉइलिंग पॉइंट ले लें। अब इसको किस तरीके से समझना है कि अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा है तो हमेशा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। कैसे? मैं समझाती हूँ। समझो ये एक मॉलिक्यूल है और ये दूसरा मॉलिक्यूल है और इनकी आपस में बॉन्डिंग हुई है। ठीक है, यानी कि इनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा हैं। तो अब इनको क्या, ये जल्दी बॉयल हो जाएंगे। बॉयल होने के लिए इनको दूर होना पड़ेगा और फिर उड़ना पड़ेगा, राइट, यानी कि एवोपरेट होना पड़ेगा। तो ये जल्दी नहीं होंगे जब तक कि इनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अगर कम होंगी, दूर होंगे तो फ़ौरन जल्दी एवोपरेट हो जाएंगे। लेकिन अगर ये इनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होंगी तो पहले ये दूर होंगे हल्के और फिर एवोपरेट होंगे। ओके, तो ये हमारे पास सारे डायरेक्टली रिलेशन में आता है। फिर हम बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स की। कैसे प्रिपरेशन होती है? अल्काइल हैलाइड कैन बी प्रिपेयर बाय डिफरेंट वेरियस मेथड्स। बहुत सारे मेथड्स के साथ अल्काइल हैलाइड्स को जो है वो प्रिपेयर किया जा सकता है। फिर हमारे पास यहाँ पे लिखा है अल्काइल हैलाइड्स कैन बी प्रिपेयर्ड विद द रिएक्शन अल्कोहल विद हाइड्रोजन हैलाइड्स। अगर हम अल्कोहल का रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोजन हैलाइड्स के साथ, अब हाइड्रोजन हैलाइड्स हमारे पास क्या होते हैं आगे जाके हम इसको भी इसका भी जिक्र करते हैं। अल्कोहल कैन बी कन्वर्टेड इनटू अल्काइल हैलाइड। अल्कोहल को अल्काइल हैलाइड के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है विद हाइड्रोजन हैलाइड। अगर हम उसको किसके साथ रिएक्ट करवा दें? हाइड्रोजन हैलाइड के साथ। अच्छा, अब इसमें हमें पता है हाइड्रोजन आयोडाइड सबसे ज़्यादा रिएक्ट करेगा, हाइड्रोजन ब्रोमाइड उससे कम, और हाइड्रोजन क्लोराइड उससे कम, और हाइड्रोजन फ्लोराइड उससे कम। लाइक ठीक है, तो हैलोजेंस की बात हो रही है तो सबसे ज़्यादा आयोडाइड रिएक्ट करता है, फिर ब्रोमाइड, फिर क्लोरीन यानी क्लोराइड, और फिर फ्लोरीन। ठीक है, व्हेन प्रोड्यूसिंग एन अल्काइल हैलाइड फ्रॉम हाइड्रोजन क्लोराइड, जब भी हम हाइड्रोजन क्लोराइड को रिएक्ट करवाएंगे अल्कोहल के साथ ताकि हम अल्काइल हैलाइड बना लें, तो यहाँ पर हमारे पास जिंक क्लोराइड यूज़ होगा। किसकी फॉर्म में? कैटलिस्ट की फॉर्म में। अच्छा बच्चों, अब इसमें जो याद रखने की चीज़ें उन जल्दी से आप लोगों को बता दूँ। इथाइल अल्कोहल हमारे पास हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ मिलकर इथाइल क्लोराइड बना रहा है, राइट। अगर हम इथाइल की जगह यहाँ मिथाइल क्लोराइड लगा दें और हाइड्रोजन क्लोराइड की जगह हाइड्रोजन ब्रोमाइड लगा दें
तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, मिथाइल ब्रोमाइड। ठीक है, इस तरीके से आप अपने पास से इस चीज़ को समझें कि अगर आप कोई भी अल्कोहल लेते हैं और कोई भी हाइड्रोजन का फॉर्म लेते हैं हेलोजन के साथ, हाइड्रोजन हेलाइड यानी हाइड्रोजन के साथ हेलाइड लेते हैं। अब हाइलाइड आपको पता है ब्रोमाइड भी हो सकता है, क्लोराइड भी हो सकता है और आयोडाइड भी हो सकता है। तो हमारे पास जो फॉर्म बनेगा वो हमारे पास जो इस अल्कोहल के साथ लिखा है और जो हाइड्रोजन के साथ लिखा है उन दोनों को मिलाकर बनेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर इथाइल और यहाँ से क्लोराइड, तो इथाइल क्लोराइड। फिर हमारे पास लिखा है रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद हेलोजिनेटेड एजेंट्स। अब हेलोजिनेटेड एजेंट्स कौन से हैं हमारे पास, यहाँ पर फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड, फॉस्फोरस Cl3, PbR3 और PI3, ये तीनों आते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर हम फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड जो है हमारे पास बहुत ईजिली अवेलेबल हो जाता है, बहुत जल्दी जो है वो रिएक्शन भी कर लेता है और हमें आसानी से मिल भी जाता है। यहाँ पर इथाइल अल्कोहल को फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ मिला रहे हैं तो इथाइल क्लोराइड बन रहा है और फॉस्फोरस एसिड भी बनेगा। अब आपसे एमटीकेट के अंदर किस तरीके से क्वेश्चन किया जा सकता है कि पूछ सकते हैं आपसे कि अगर हम इथाइल अल्कोहल को रिएक्ट करवा रहे हैं फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ तो हमारे पास प्रोडक्ट में क्या क्या दो चीज़ें बनेंगी। तो आपको पता होना चाहिए कि इसका इथाइल बनेगा और इसका क्लोराइड। अगर इसी तरीके से ये कहते हैं मिथाइल अल्कोहल को फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं तो हमारे पास यहाँ बनता मिथाइल ब्रोमाइड और साथ फॉस्फोरस एसिड। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है ना आप लोगों ने अच्छे से अपने जहन में रखनी है और इनको जो है वो याद रखना है। फिर हम चलते हैं थोड़ा सा और ऊपर। यहाँ पर हमारे पास लिखा है बाय द हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन, अल्केन की हेलोजिनेशन, द रिएक्शन बिटवीन अल्केन एंड हेलोजेंस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और हाई टेम्परेचर प्रोड्यूसेस अल्काइल हैलाइड। अगर हम अल्केन्स को हेलोजेंस के साथ रिएक्ट करवाते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में या फिर टेम्परेचर को बहुत बढ़ा के तो हमें अल्काइल हैलाइड मिल जाएगा। द रिएक्शन इन्वॉल्व द सब्सटीट्यूशन ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन एटम। इस रिएक्शन के अंदर सब्सटीट्यूशन होगी एक या फिर एक से ज़्यादा हाइड्रोजन एटम्स की इन अल्केन्स बाय हैलोजेट एटम्स। अच्छा, फिर हमारे पास कह रहे हैं कि रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट हेलो अल्केन्स, हाउएवर ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट हेलो अल्केन्स दिस मेथड इज नॉट कंसिडर एफिशिएंट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अब हमारे पास और भी फॉर्मेशन हो सकती है कि हम डिफरेंट हेलो अल्केन्स को मिलाकर प्रोड्यूस करें अल्काइल हैलाइड को सनलाइट की मौजूदगी में, या फिर हम लोग हाई टेम्परेचर भी लिख सकते हैं, दोनों में हम लोग कर सकते हैं। बट इसमें होता क्या है कि ये ज़्यादा एफिशिएंट नहीं माना जाता। तो ये चीज़ आप लोग हाईलाइट कर लें कि अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा मेथड ज़्यादा एफिशिएंट नहीं माना जाता तो हमारे पास हेलोजिनेशन वाला मेथड जिसमें हमारे पास सनलाइट या फिर हाई टेम्परेचर पर अल्काइल हैलाइड बन रहा होता है वो हमारे पास इतना अच्छा नहीं होता। फिर हमारे पास रिएक्टिविटी। अच्छा बच्चों, थोड़ा सा मैं आप लोग कॉन्सेप्ट देते चलूँ। अल्काइल हैलाइड होता क्या, अल्काइल का मतलब है अल्काइल ग्रुप जिसमें हमारे पास मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल और इसी तरीके से आ जाते हैं। और हैलाइड का मतलब है हेलोजन एटम्स, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोराइड, ये सब आ जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप लोग को इससे अच्छा खासा आई थिंक समझ आ गया होगा। अच्छा, रिएक्टिविटी क्या होती है मैंने शॉर्ट वीडियो में भी डाला हुआ है। अल्काइल हैलाइड्स आर हाईली रिएक्टिव दैट देयर कॉरस्पॉन्डिंग अल्कीन्स। अल्काइल हैलाइड बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं अपने अल्कीन्स के मुकाबले में। द हाई रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पोलैरिटी ऑफ कार्बन हैलोजन एटम्स। और ये अल्काइल हैलाइड इतना ज़्यादा हाई रिएक्टिव क्यों होते हैं, क्योंकि इनके जो कार्बन हैलोजन बॉन्ड होते हैं उनमें पोलैरिटी होती है, यानी वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं। जैसे अल्काइल हैलाइड्स हमारे पास जो हेलोजन एटम कंटेन करे हुए होते हैं उसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होता है। ठीक है, और इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी होती है, बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए ये इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स भी कहलाते हैं और ये बहुत जल्दी से रिएक्शंस को परफॉर्म करते हैं। द इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर मेक अल्काइल हैलाइड susceptible to nucleophilic attack which result in the nucleophilic substitution reaction। और यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक हमारे पास जो अल्काइल हैलाइड्स होते हैं वो हमारे पास क्या करवाते हैं, न्यूक्लियोफिलिक अटैक्स करवाते हैं, जिससे हमारे पास फर्दर क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है कि एक की जगह दूसरा सब्स्टिट्यूट हो जाए तो उसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पर लिखा है बीटा हाइड्रोजन एटम इन द मॉलिक्यूल बिकम एसिडिक ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ कार्बन हाइड्रोजन टुवर्ड्स द हैलोजन। अब यहाँ पर जो हमारे पास बीटा हाइड्रोजन एटम होता है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है। क्यों? क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन का आपस में बॉन्ड हुआ होता है हैलोजन के साथ, और इसीलिए भी यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहलाता है। अच्छा, इसका जो डू यू नो है ना वो मैंने शॉर्ट में आपको बहुत अच्छे से समझाया हुआ, तो वो जाके आप वहीं से देख लीजिएगा, बहुत डिटेल में शॉर्ट वीडियो में आपको मेरा मिल जाएगा, बल्कि मैं इस वीडियो के साथ अटैच भी कर दूँगी। ठीक है। अच्छा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है? अ टाइप ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन विच अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट स्पीशीज रिप्लेस द वीक न्यूक्लियोफाइल ऑफ द सबस्ट्रेट टर्म्ड एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल किसकी जगह ले ले, वीक न्यूक्लियोफाइल कर ले, तो इसको हम कहते हैं ये हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। यहाँ पर हमारे पास अल्काइल हैलाइड था और ये अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल था, और फिर इसने क्या किया, ये अटैक किया और इस वाले न्यूक्लियोफाइल ने लीव कर दिया। ये वीक था इसलिए लीव हो गया, और ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग था तो इसने आके अटैक करके अपनी जगह बना ली।
फिर हमारे पास कह रहे हैं व्हेन अल्काइल हैलाइड से रिएक्टेड विद एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब हम अल्काइल हैलाइड को रिएक्ट करवाते हैं किसके साथ, एक्वस सॉल्यूशन, जो कि किसका होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का। हमारे पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH या फिर हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो हमारे पास एक्ट करता है एज ए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, और फिर ये हमारे पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव कार्बन एटम जो है ना अटैक करता है इसको, और फिर क्या करता है, उसकी जगह ले लेता है और न्यू बॉन्ड्स बना लेता है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर बच्चों हमारे पास कुछ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक एसिड्स और इनके बारे में भी लिखा है। जैसे आपको पता है OH अल्कोहल के लिए यूज़ होते हैं, तो R के साथ OH लग जाए तो वो अल्कोहल, SH लग जाए तो थायोल, जिसको हम मेर्सेप्टेन भी कहते हैं। इसके अलावा CN नाइट्राइल बन जाएगा, COOH तो ईस्टर एज यू ऑल नो, और फिर OR हमारे पास ईथर कहलाता है। ईस्टर और ईथर का आई थिंक आप लोग को बहुत अच्छे से पता होगा, और इसका भी NH2 लग जाए तो अमाइन कहलाता है। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद हमारे पास न्यूक्लियोफाइल्स हैं, उनकी टाइपिकल रिएजेंट्स हैं। ये सब ना याद करने वाली चीज़ें, इनको आप एक किसी भी पेपर में लिखिए। शॉर्ट सा मैं आपको दिखाती हूँ, आई थिंक मैंने लिखा हुआ भी होगा ना ये अपने टाइम में। मेरे सेकेंड मुझे शायद ये मिल जाए तो मैं आप लोग को उसको शो भी कराती हूँ कि आप किस तरीके से लिख सकते हैं। आई डोंट नो ये है कहाँ मैंने रखा हुआ। हाँ ये रहा, मिल गया। ये देखें, इस तरीके से आपने इसका एसेस ले लें, और इसको आप लोग एक सेकंड में ओके हाँ, तो इसका आप लोग एसेस ले लें, और फिर जो है ना ये आप लोग इजीली लगा सकते हैं अपनी वॉल के ऊपर, ताकि आप लोगों को याद रहे चीज़ें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है चीज़ों को याद रखने के लिए, ताकि आप लोगों को जो है ना वो चीज़ें मुश्किल ना लगे और इजीली आप लोग उनको जो है वो कवर करें। ठीक है, चाहे तो इसमें से भी एसेस ले सकते हैं, चाहे तो इसमें इसका भी, पहले इसका भी लेना है तो इसका भी ले लें, और फिर जो है वो इसका एसेस भी ले सकते हैं। ठीक है, सेम चीज़ें दोनों, फिर आपने इसको लिख के लगा देना ताकि आप लोगों को याद रहे। फिर हम लोग आ जाते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पर। अच्छा, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है? अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जाकर बच्चों सब्सक्राइब कर लें लाजमी। ऑलराइट, इसमें हम लोग बात करते हैं SN1 रिएक्शन की और SN2 रिएक्शन की। SN1 मैकेनिज्म में क्या होता है, ये यूनिमोलिकुलर होता है। 1 का मतलब क्या है, यूनिमोलिकुलर, एक मॉलिक्यूल से होगा, और इसके 2 स्टेप्स होते हैं इनके, यानी कि 2 स्टेप्स को इन्वॉल्व करके फिर ये मैकेनिज्म होता है। द SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म प्रोसीड इन 2 डिस्टिंक्ट स्टेप, 2 स्टेप्स में होता है। विद द फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्विंग द डिपार्चर ऑफ द लिविंग ग्रुप। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, हमारे पास जो लिविंग ग्रुप था उसकी डिपार्चर, यानी वो चला जाएगा, जो कि हेलोजन एटम होगा, फ्रॉम द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, उस सबस्ट्रेट में से वो जो हेलोजन एटम है वो निकल जाएगा और फिर उसके बाद क्या होगा, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ अ कार्बोकेशन इंटरमीडिएट, और बीच में कार्बोकेशन इंटरमीडिएट होगा यानी कार्बन के साथ, और यहाँ पर हमारे पास फॉलोड बाय न्यूक्लियोफिलिक अटैक इन द सेकंड स्टेप, और दूसरे स्टेप में फिर उधर जाके न्यूक्लियोफाइल जो उसकी खाली जगह उधर अटैक करेगा। तो पहले में हमें दिखा डिपार्चर हुआ हेलोजन का, सबस्ट्रेट से वो चला गया, ये हमारे पास निकला, और ये बहुत स्लो स्टेप होता है। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप पहला स्टेप होता है SN1 मैकेनिज्म, और ये स्लो स्टेप होता है। हमेशा जब भी आपसे बोले रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, तो वो जो स्लो स्टेप होता है उसको हम कहते हैं ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। फिर हमारे पास जो सेकंड है उसमें हमारे पास अटैक हो रहा है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइलिक पे, कार्बोक्लेशन टू फॉर्म प्रोडक्ट, ताकि प्रोडक्ट फॉर्म हो सके। ये देखिए यहाँ पर हमारे पास अटैक किया न्यूक्लियोफाइल ने, और ये HO का न्यूक्लियोफाइल है, और इसने आके अटैक कर दिया, और यहाँ पर हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट बन गया। तो ये आपको दिखा कि किस तरीके से SN1 मैकेनिज्म हो रहा है। फिर हमारे पास लिखा है टर्शियरी अल्काइल हैलाइड अंडरगो SN1 रिएक्शन मोर रेडिली देन प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात है कि टर्शियरी अल्काइल हैलाइड बहुत ज़्यादा तेज़ी से इसके अंदर जाते हैं, मोर रैपिडली रिएक्ट करते हैं देन कंपेयर टू द सेकेंड अल्काइल हैलाइड, यानी टर्शरी ज़्यादा अच्छे से SN1 करते हैं, सेकेंडरी इतने अच्छे से नहीं करते, ड्यू टू स्टेबलाइजिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग अल्काइल ग्रुप्स। और ये होता क्यों है, क्योंकि जिसके अंदर जितनी स्टेबलाइजेशन होगी वो अच्छे से उतना जो है वो उतना लेट रिएक्ट करेगा। देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, अगर किसी भी चीज़ के अंदर ना कोई रिएक्शन है या कोई कंपाउंड है वो स्टेबल है, तो भाई उसको ज़रूरत ही नहीं है कि वो रिएक्ट करे, वो स्टेबल है, वो रिएक्ट क्यों करेगा? ठीक है ना। अब इंसान की मिसाल ले लें कि इंसान खुश है, इंसान स्टेबल है, तो वो क्यों दूसरों की ज़िंदगी को बर्बाद करेगा। लेकिन अगर वही स्टेबल इंसान अनस्टेबल बन जाए या पैदा ही अनस्टेबल हो तो वो हमेशा रिएक्ट करेगा, हर चीज़ पर रिएक्ट करेगा। ठीक है, अब कोई इंसान है जिसके पास कुछ भी नहीं है, तो वो चाहेगा कि दूसरे के पास भी कुछ ना रहे, वो फ़ौरन से हर चीज़ को रिएक्शन करना स्टार्ट कर देगा। तो याद रखिएगा, अगर कोई चीज़ स्टेबल है वो रिएक्शन नहीं करेगी जब तक कि उसको अनस्टेबल ना बना दिया जाए।
तो यहाँ पर यही चीज़ लिखी है कि हमारे पास सेकेंड अल्काइल हैलाइड इतने अच्छे से नहीं करता क्योंकि वहाँ पर स्टेबलाइजेशन ज़्यादा होती है। एंड फेवरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलेशन इंटरमीडिएट दस फैसिलिटिंग द SN1 रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन दैट प्रोसीड विया SN1 मैकेनिज्म एग्जिबिट फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ये भी याद रखिएगा, जो SN1 रिएक्शन होते हैं, SN1 मैकेनिज्म रिएक्शंस, ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में शुमार होते हैं और इनका रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट पर डिपेंड करता है, लेकिन न्यूक्लियोफिलिक की इन्वॉल्वमेंट पर डिपेंड नहीं करता, याद रखिएगा। अब आपसे पूछा जा सकता है एमडीकेट के अंदर SN1 रिएक्शन का जो हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो किस पे डिपेंड करेगा या रेट किस पे डिपेंड करेगा। आपको उसके ऑप्शन के अंदर न्यूक्लियोफाइल भी दिया जा सकता है, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, तो करेक्ट आंसर होगा सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। अब बच्चों SN2 रिएक्शन क्या होता है? अब ये भी हमारे पास ना बायोमोलिकुलर रिएक्शन ही होता है। वेट, ओके, तो ये भी हमारे पास ना बायोमोलिकुलर रिएक्शन ही होता है। बायोमोलिकुलर मतलब दो चीज़ों से मिलकर जो होता है, यानी दो मॉलिक्यूल से मिलकर, लेकिन होता ये एक स्टेप में, याद रखिएगा। ये दोनों ऑपोजिट्स हैं थोड़े से। वो वाला हमारे पास एक मॉलिक्यूल में हो रहा था, लेकिन वहाँ पे हमारे पास जो है वो दो स्टेप्स हो रहे थे। यहाँ पर एक मॉलिक्यूल है लेकिन स्टेप भी एक ही है, सिंगल स्टेप होता है। इन द SN2 मैकेनिज्म बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकिंग ऑक्योर साइमल्टेनियसली इन अ सिंगल स्टेप। इसमें हमारे पास बॉन्ड ब्रेकिंग भी होगी, बॉन्ड फॉर्मेशन भी होगी एक ही स्टेप में। द न्यूक्लियोफाइल डायरेक्टली अटैक द इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन। होगा क्या कि न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, अटैक कर देगा किस पे, हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन जो होगा उस पर और सबस्ट्रेट पे, यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन सबस्ट्रेट का, उस पर अटैक कर देगा हमारे पास न्यूक्लियोफाइल, लीडिंग टू द डिपार्चर ऑफ द हैलोजन एटम अटैच टू द इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन। और फिर ये जो हमारे पास हैलोजन एटम है वो यहाँ से डिपार्ट कर जाएगा, यानी कि चला जाएगा। क्या हो जाएगा, जो हमारे पास हैलोजन एटम है वो वहाँ से चला जाएगा। द न्यूक्लियोफाइल अटैक फ्रॉम द बैक साइड बिकॉज द फ्रंट साइड इज टोटली हिंडर्ड बाय द न्यूक्लियोफिलिक ऑफ द सबस्ट्रेट। और हमेशा ये याद रखिएगा कि ये हमेशा बैक साइड से ही अपना, जिसे हम कहते हैं, वार करेगा। ओके, लाइक न्यूक्लियोफाइल अटैक, ओके, अटैक का वर्ड ही ज़्यादा अच्छा है। तो ये अटैक करेगा कहाँ से, पीछे की साइड से, हमेशा इस चीज़ को भी याद रखिएगा। फिर हमारे पास आता है SN2 मैकेनिज्म। SN2 मैकेनिज्म टाइपिकली ऑब्जर्व इन प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। SN2 मैकेनिज्म ज़्यादातर किस में देखा जाता है, प्राइमरी में। अब देखिए, याद रखिए, हमने दो चीज़ें पढ़ी, हमारे पास टर्शियरी अल्काइल SN1 में देखा जाता है और प्राइमरी अल्काइल ज़्यादातर SN2 में देखा जाता है। मिथाइल हैलाइड बिकॉज द प्राइमरी कार्बोनाइलेशन मिथाइल कार्बोनेशन आर हाईली अनस्टेबल, क्योंकि यहाँ मिथाइल हैलाइड या फिर प्राइमरी हैलाइड जो भी हम ले लें, उसकी जो हमारे पास स्टेबलाइजेशन होती है वो बिल्कुल भी नहीं होती, अनस्टेबल होता है और लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाता है अल्काइल ग्रुप्स को। SN2 मैकेनिज्म इज फॉलोड बाय सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। याद रखिएगा, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन फॉलो करता है और वहाँ पर हमारे पास वो फर्स्ट ऑर्डर SN1 फर्स्ट ऑर्डर और SN2 सेकंड ऑर्डर। ये इजी है, आपको याद रहेगा। और ये डिपेंड किस पे करता है, ये दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करेगा और न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड करेगा। जबकि जो SN1 है वो एक ही चीज़ पे डिपेंड करता है, सिर्फ सबस्ट्रेट पर। तो यहाँ तक अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर हम लोग बात करते हैं कार्बोकेशंस की और स्टेबिलिटी की। कार्बोकेशंस आर ऑर्गेनिक आयन दैट हैव अ पॉजिटिव चार्ज कार्बन एटम, दे आर फाउंड व्हेन अ कार्बन एटम लूजेस अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए, एक कार्बन है, अगर वो कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो हम कहेंगे कि इसने कार्बोकेशन कर दी। सिंपल सी बात है, इसमें कुछ उलझने वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर एक कार्बन है, उसने अपना एक एटम लूज कर दिया, अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो हम कहेंगे कि अब इसने कार्बोकेशन कर लिया और इसके ऊपर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। कार्बोकेशन आर क्लासिफाइड इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कार्बन। अब ये क्लासिफाई किया जा सकता है प्राइमरी पे भी, सेकेंडरी पे भी और टर्शियरी पे भी। किस तरीके से, इसके अंदर कितने कार्बन एटम्स हैं वो डिफाइन करेंगे, बॉन्डेड टू पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम। कार्बोकेशंस आर हाईली रिएक्टिव स्पीशीज। अब ऑब्वियसली आपको पता है, पहले कार्बन स्टेबल था और फिर उसने अपना एक जो एटम है उसको लूज कर दिया, तो वो फौरन से क्या हो गया, हाईली रिएक्टिव हो गया, अनस्टेबल हो गया। दे कैन बी फॉर्म्ड एज इंटरमीडिएट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। इंटरमीडिएट वो कंपाउंड्स होते हैं जो बहुत जल्दी से प्रोडक्ट में फॉर्म हो जाएंगे या वापस से सबस्ट्रेट में चले जाते हैं, वो इंटरमीडिएट कंपाउंड होते हैं। तो वो हमेशा बहुत अनस्टेबल होते हैं, बहुत रिएक्टिव होते हैं। ड्यूरिंग और टर्शरी कार्बोकेशंस आर मोर स्टेबल देन सेकेंडरी। अच्छा, टर्शरी ज़्यादा स्टेबल होते हैं, पीछे भी हम पढ़ चुके हैं। और प्राइमरी बहुत ज़्यादा कम स्टेबल होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी की बात अगर हम करें इस हवाले से, ठीक है बच्चों। अच्छा बच्चों, लाजमी सब्सक्राइब कर दिया करें चैनल को, ताकि जो है वो हमें आप लोगों के जो है वो हौसला अफजाई होती रहे हमारी, और आप लोग चैनल को पसंद करें तो इंशाल्लाह ताला हम लोग और भी इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोग के लिए लाते रहेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर हमें दिखा रहे हैं नंबर ऑफ़ कार्बन एटम। ये हमारे पास मिथाइल है, फिर यहाँ पर हमारे पास जो है वो प्राइमरी अल्काइल हो गया, फिर यहाँ सेकेंडरी और फिर यहाँ टर्शरी हो गया। अच्छा, फिर यहाँ पर लीस्ट हमें पता है कि हमारे पास जो प्राइमरी होता है वो सबसे ज़्यादा लीस्ट स्टेबल होता है और टर्शरी सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं, हम पीछे पढ़ चुके हैं, और ये हमारे पास दरमियान का होता है, ठीक है ना, जिससे आप लोग याद कर सकते हैं। अच्छा, फिर हम पढ़ते हैं
तो बच्चों अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एलिमिनेशन रिएक्शंस को। एलिमिनेशन रिएक्शंस बहुत बच्चों के लिए मुश्किल होते हैं, नहीं समझ आ रहा होता उनका मैकेनिज्म वगैरह और ईच एंड एवरीथिंग। तो इंशाल्लाह आज की इस वीडियो के अंदर ये सारी चीज़ें भी आपकी अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। An elimination reaction refer to a type of organic reaction where the substituent are removed from the adjacent carbon atom of substrate molecule. एलिमिनेशन रिएक्शन ऐसा ऑर्गेनिक रिएक्शन होता है जिसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि सब्स्टिट्यूएंट रिमूव कर दिया जाता है। कहाँ से? एडजेसेंट यानी साथ वाले कार्बन एटम से, सबस्ट्रेट के साथ वाले कार्बन एटम से रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, इस रिएक्शन को हम क्या कह रहे होते हैं? एलिमिनेशन रिएक्शन। व्हेन एन अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यानी जब अल्काइल हैलाइड को बेस के साथ एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एल्कोहलिक क्या होते हैं? एल्कोहल्स क्या होते हैं? बेस होते हैं ना। एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग कंसिडर करते हैं एज अ बेस। यानी जब अल्काइल हैलाइड को किसी भी बेस के साथ रिएक्ट करवाया जाएगा, द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन एटम फॉर्म टू एडजेसेंट कार्बन एटम्स। तो यहाँ पर हमारे पास रिमूवल होगा हाइड्रोजन का और हेलोजन का, और ये 2 एडजेसेंट कार्बन एटम के साथ चले जाएंगे और सबस्ट्रेट की, और गिविंग अ मल्टीपल बॉन्ड प्रोडक्ट, और फिर हमारे पास बहुत सारे मल्टीपल बॉन्ड्स का एक प्रोडक्ट बन जाएगा। इट इज़ रेफर्स टू फर्स्ट 2 एलिमिनेशन और बीटा एलिमिनेशन। अब इसको हम 1-2 एलिमिनेशन भी कह सकते हैं, अल्फा बीटा एलिमिनेशन भी कहा जा सकता है। अब यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ थोड़ा सा, देखें यहाँ पर हमारे पास अल्काइल हैलाइड था और यहाँ इन्होंने लिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो कि हमारे पास एक बेस था, और फिर उसको रिएक्ट करवाया जब अल्कोहल के साथ, तो हमारे पास एल्कीन बना और साथ में हमारे पास वाटर भी रिलीज हुआ। देयर आर 2 कॉमन टाइप्स ऑफ बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। अब बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन हमारे पास कितने टाइप्स के होते हैं? 2, जिसको हम E1 या फिर E2 दोनों कह सकते हैं। अब अगर हम मैकेनिज्म पढ़ते हैं E1 का, तो E1 नोन एज यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। E1 कैसा होता है? यूनिमोलिकुलर, एक मॉलिक्यूल से मिलके होता है, ऑक्यूर इन 2 स्टेप्स, और 2 स्टेप्स में होता है। इन द फर्स्ट स्टेप द हेलोजन एटम डिपार्ट फ्रॉम द सबस्ट्रेट फॉर्मिंग अ कार्बोकेशन इंटरमीडिएट। होगा क्या कि यहाँ पर हमारे पास जो हेलोजन एटम है वो सबस्ट्रेट से चला जाएगा और क्या बना लेगा? कार्बोकेशन इंटरमीडिएट। कार्बोकेशन क्या होता है? ऐसा कार्बन जो अपना एक इलेक्ट्रॉन या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को लूज कर चुका हो और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, विच इज़ द स्लो एंड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो हमेशा याद रखिएगा पहला स्टेप स्लो स्टेप है, और स्लो स्टेप को ही हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी कहते हैं। In the second step, a base attacks a proton from the carbon next to the halogenated carbon. इसमें क्या होगा कि एक बेस क्या करेगी? अटैक करेगी। बेस यानी कि वही हमारे पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, या हम कोई भी बेस ले सकते हैं, वो हमारे पास क्या करेगी कि हमारे पास बेस जो है वो बेस abstracts a proton from a carbon, और वो कार्बन से एक प्रोटॉन लेगी नेक्स्ट टू द हेलोजिनेटेड कार्बन, और उस हेलोजिनेटेड कार्बन के नेक्स्ट पर, यानी वो कार्बन जो कि हेलोजिनेटेड कार्बन के नेक्स्ट पर है, वहाँ से हमारे पास लेगी एक जो है वो प्रोटॉन। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को यहाँ दिखाऊं तो पहले हमारे पास कार्बोकेशन हुई, यानी कि एक कार्बन बना जिसके पास क्या है? पॉजिटिव साइन है, और ये स्लो रिएक्शन है, रेट डिटरमाइनिंग। फिर ये इसने क्या किया? अटैक किया उसने बीटा हाइड्रोजन पर, जो कि मल्टीपल बॉन्ड बना दिए। यानी कि फिर आपने देखा कि इसने यहाँ पर अटैक किया और ये फास्ट रिएक्शन है, और फिर इसने बहुत सारे मल्टीपल बॉन्ड जो है वो फॉर्म कर दिया, और इधर भी वाटर जो है वो रिलीज होगा। फिर आगे हमारे पास इसी रिएक्शन के बारे में बाकी चीज़ें भी लिखी हैं, उसको भी हम जल्दी से पढ़ लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास लिखा है इसके बारे में, The rate determining step in E1 reaction involves a unimolecular ionization of the substrate molecule. E1 mechanism जो कि हम कहते हैं rate determining, यानी कि फर्स्ट स्टेप या स्लो स्टेप, कुछ भी हम इसको कह सकते हैं। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप को फर्स्ट स्टेप भी कहा जा सकता है या फिर स्लो स्टेप भी कहा जा सकता है। दोनों हमारे पास रेट डिटरमाइनिंग होते हैं। आई थिंक ये नज़र नहीं आ रहा है बिल्कुल भी, इससे लिखने की ट्राई करते हैं, शायद नज़र आ जाए, पर नहीं अभी भी नज़र नहीं आ रहा। अच्छा खैर, आप लोग अपने पास सही से लिख लीजिएगा। ये फर्स्ट स्टेप होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा स्लो स्टेप होता है, और ये हमारे पास यूनिमोलिकुलर आयोनाइजेशन जब हो रही होती है सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल की, तब होता है। देयरफॉर द रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब याद रखिएगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट यानी कि सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगी, बेस की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा। E1 बेस की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा, और E2 बेस के साथ साथ सबस्ट्रेट दोनों की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। बिल्कुल ये ना SN1 और SN2 की तरह ही है। फिर मैकेनिज्म ऑफ E2 रिएक्शन इज रेफर्ड एज बायोमोलिकुलर एलिमिनेशन। इसको हम कहते हैं कि ये एज अ बायोमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन है। इसको मैं थोड़ा सा पीछे कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को क्लियरली दिख जाए। ओके राइट, तो ये हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है? बायोमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन है। द मैकेनिज्म कंप्लीट इन सिंगल स्टेप इन विच बोथ सबस्ट्रेट एंड अटैकिंग बेस इन्वॉल्व। अच्छा, ये एक ही स्टेप में होता है, ठीक है, और एक ही स्टेप में होने की वजह से यहाँ पर हमारे पास जो सबस्ट्रेट होता है और जो अटैकिंग बेस होता है वो दोनों एक ही साथ अटैच हो रहे होते हैं। ये आपको दिखा बेस और इथाइल ब्रोमाइड। और फिर यहाँ ट्रांजिशन स्टेट आती है। अच्छा, इसमें हमेशा ट्रांजिशन स्टेट आएगी बीच की, जिसको हम कहते हैं इंटरमीडिएट स्पेस या इंटरमीडिएट स्टेट, जो कि हमारे पास SN2 के अंदर भी आती है।
अच्छा, अब मैकेनिज्म ऑफ E2। अब E2 में क्या होता है, इसको हम जल्दी से पढ़ते हैं। E2 रिएक्शन इज अ फीसिबल इन प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। फीसिबल मतलब है बहुत मुश्किल से होने वाला या ना होने वाला। चीज़ों को अपने पास नोट कर लीजिएगा, मुश्किल से होने वाला। ओके, मुश्किल से होने वाला। ओके, मुश्किल से होने वाला रिएक्शन है और ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड के साथ होता है। फॉर एग्जांपल व्हेन इथाइल ब्रोमाइड इज अलाउड टू रिएक्ट विद हॉट अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि जब हमने इथाइल ब्रोमाइड को रिएक्ट करवाया KOH के साथ, तो इट गिव्स इथीन। उसने हमें क्या दिया, इथीन दिया। फॉलोड बाय E2 मैकेनिज्म। बेस फर्स्ट अटैक्स ऑन द इथाइल ब्रोमाइड। बेस ने क्या किया, पहले अटैक किया, किस पे अटैक किया, इथाइल ब्रोमाइड पे अटैक किया। बेस ने अटैक किया इथाइल ब्रोमाइड पे एंड एब्स्ट्रैक्ट अ प्रोटॉन फ्रॉम बीटा कार्बन, और बीटा कार्बन से एक प्रोटॉन जो है वो ले लिया। साइमल्टेनियसली हैलाइड आयन एलिमिनेट्स फ्रॉम कार्बन एटम, और हैलाइड आयन यहाँ से कार्बन एटम से एलिमिनेट हो गया। एंड द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज शिफ्टेड बिटवीन अल्फा एंड बीटा टू गिव एन इथेन। और लोन पेयर कहाँ शिफ्ट हो गया, अल्फा और बीटा के दरमियान, ताकि हमारे पास क्या आ जाए, इथीन आ जाए। अब ये रिएक्शन याद रखिएगा कि अगर हम लोग इथाइल ब्रोमाइड को किसी भी बेस के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास इथीन मिलता है, ठीक है। Therefore, as far as kinetics of E2 reaction is concerned, the rate of this reaction depends upon the concentration of both substrate and attacking base। याद रखिएगा, ये रिएक्शन दोनों चीज़ों पर डिपेंड करता है, सबस्ट्रेट पर भी और जो है वो बेस पर भी। अब यहाँ हम कुछ सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एलिमिनेशन रिएक्शन के कुछ फ़र्क हैं, उनको हम लोग यहाँ पर अच्छे से पढ़ लेंगे। अच्छा, इसमें हमारे पास बताया गया है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैन occur alongside the elimination reaction because nucleophile can also act as a base. However, the nucleophile reaction occur when the nucleophile attacks on the alpha atom, whereas the elimination reaction occur when nucleophile attack on the beta hydrogen। अच्छा बच्चों, एक ही तो इसमें फ़र्क ये भी है कि हमारे पास यहाँ पर जो न्यूक्लियोफिल SN1 में जो न्यूक्लियोफाइल होता है, ओके हियर इट इज़। अच्छा, जो न्यूक्लियोफिल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी SN1 रिएक्शन में होता है वो हमारे पास अल्फा कार्बन पे अटैक कर रहा होता है, और जो न्यूक्लियोफिलिक हमारे पास एलिमिनेशन रिएक्शन पे होता है वो कहाँ अटैक करते हैं, हमारे पास बीटा कार्बन के ऊपर जो है ना वो अटैक कर, बीटा हाइड्रोजन सॉरी उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है। तो ये एक फ़र्क है। फिर उसके बाद सॉल्वेंट इफेक्ट के बारे में लिखा है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आर फेवर्ड इन पोलर सॉल्वेंट्स व्हाइल एलिमिनेशन रिएक्शन फेवर्ड नॉन पोलर। याद रखिएगा, सब्स्टिट्यूशन हमारे पास पोलर में होते हैं जहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो, जबकि जो एलिमिनेशन है वो हमारे पास खाली नॉन पोलर के अंदर जो है वो हो रहा होता है। फिर अगर हम इसकी बेस इफेक्ट के बारे में पढ़ें तो स्ट्रॉन्ग बेस प्रोमोट्स एलिमिनेशन रिएक्शन एंड हिंडर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। स्ट्रॉन्ग बेस होगी तो हमारे पास एलिमिनेशन रिएक्शन ज़्यादा होगा। आपको पता है यहाँ पे हम स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं, और स्ट्रॉन्ग बेस की हमारे पास एग्जांपल क्या है जो यहाँ बुक में दी हुई है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। और अगर हमने स्ट्रॉन्ग बेस ले ली है तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो बहुत कम होगा, हिंडर्स यानी कि इनहिबिट हो जाएगा जिसे हम कह सकते हैं, ठीक है। तो इसको भी मैं यहाँ लिख देती हूँ। ओके, टेम्परेचर की बात करें तो राइज इन टेम्परेचर इनकरेज एलिमिनेशन रिएक्शन ओवर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर हमारे पास टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो एलिमिनेशन रिएक्शन जो है वो हमारे पास कम ज़्यादा होगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के मुकाबले में। फिर सबस्ट्रेट इफेक्ट की बात करें, द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल इज टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। अगर सबस्ट्रेट टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है तो बच्चों क्या होगा, इट फेवर्स एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन को फेवर करेगा। और अगर वो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है तो वो क्या करेगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को फेवर करेगा। सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड कंटेन बोथ, और सेकेंडरी दोनों में हो सकता है। सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड कहाँ हो सकता है, बोथ। अब इस चीज़ों को अच्छा, अब इन चीज़ों को भी ना अच्छे से ध्यान में रख लीजिएगा कि टर्शियरी अल्काइल हैलाइड कहाँ हो सकता है, एलिमिनेशन रिएक्शन में, और प्राइमरी कहाँ हो सकता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। फिर हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आ जाता है, और वो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स यानी कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना। सबसे पहले हम थोड़ी सी चीज़ यहाँ से पढ़ लेते हैं। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स आर बीइंग स्टडीड एज अ पोटेंशियल थेराप्यूटिकल एजेंट्स फॉर अ वैरायटी ऑफ डिजीज। अच्छा, ये एज एन एजेंट भी यूज होते हैं जो कि हमारे पास डिजीज़ के अंदर डिजीज़ को कम कर सकते हैं, जैसे कि कैंसर हो गया, HIV हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा काम आते हैं। दे आर ऑल्सो यूजेस कॉन्ट्रेसिंग एजेंट्स इन मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, MRI जो है हमारे पास उसमें भी ये बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स। अभी होते क्या है, इनकी प्रिपरेशन क्या होती है इंशाल्लाह ताला अब उसके बारे में पढ़ते हैं। अच्छा, तो अब हम बात कर रहे हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स की। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो एटलीस्ट वन बॉन्ड बनाए कार्बन एटम और मेटल एटम के दरमियान। इसकी कॉमन एग्जांपल में हमारे पास आता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इट इज़ हाईली रिएक्टिव ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड यूज इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस। हाईली रिएक्टिव होता है और ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाने में काम आता है। फिर इसके बाद हमारे पास जो एग्जांपल है वो है मिथाइल कोबाइल अमाइन की। मिथाइल कोबाइल अमाइन, इसमें हमारे पास ये डेरिवेटिव होता है विटामिन B12 का। और इसके अलावा डाईमिथाइल जिंक, ये हमारे पास इंसेक्टिसाइड यानी इंसेक्ट्स को मारने के लिए यूज़ हो रहा होता है। और टेट्राहेड्रल
टेट्रालिडल लीड, यह हमारे पास नॉक इनहिबिटर या पेट्रोलियम इंडस्ट्री में यूज़ होता है। नॉक इनहिबिटर क्या होता है, जो गाड़ी के अंदर नॉकिंग वाली वॉइस होती है ना, उसके हवाले से। अच्छा, प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स की बात करें, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स की प्रिपरेशन कैसे होती है, इसको थोड़ा सा करीब कर लेते हैं ताकि आप लोग इजी रहे। ऑलराइट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड दैट कंटेन कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड। इसके अंदर कौन सा बॉन्ड होता है, कार्बन का मेटल के साथ, यानी कि मैग्नीशियम के साथ भी बॉन्ड होता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स आर वेल नोन ऑर्गेनिक मेटेलिक कंपाउंड्स। द नेम ग्रिग्नार्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम अ फ्रेंच केमिस्ट विक्टर ग्रिग्नार्ड। एक फ्रेंच केमिस्ट था जिसने इसको नाम दिया था। हु सिंथेसाइज्ड द कंपाउंड एंड सब्सिक्वेंटली अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज। इसको नोबेल प्राइज भी मिला था केमिस्ट्री में 1912 में। Grignard reagents are prepared in the laboratory by the reaction of alkyl halide with magnesium metal in the presence of anhydrous ether। होता क्या है, अल्काइल हैलाइड को रिएक्ट करवाते हैं मैग्नीशियम मेटल के साथ एनहाइड्रस ईथर की प्रेजेंस में लेबोरेटरी के अंदर, तो हमारे पास ये मिल जाता है। अब यहाँ पे हमें दिखा रहे हैं ये हमारे पास अल्काइल और ये हैलाइड का ग्रुप है, ये मैग्नीशियम है, इन दोनों को रिएक्ट करवा रहे हैं एनहाइड्रस ईथर में, तो यहाँ पे हमारे पास अल्काइल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो बन रहा है। फिर अगर हम लोग इसमें आगे जो है इसके बारे में पढ़ें, तो जैसे कि यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है कि इथाइल हैलाइड है और इसके साथ मैग्नीशियम है और ये मिलकर बनाना है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जो कि इथाइल मैग्नीशियम हैलाइड है। द फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डिपेंड अपॉन टू फैक्टर्स, दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। साइज अल्काइल ग्रुप का कैसा है और नेचर हेलोजन एटम्स की कैसी है। द लार्जर द साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप द मोर डिफिकल्ट द फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, यानी जितना लार्जर साइज होगा अल्काइल ग्रुप का उतनी मुश्किल होगी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स को बना सकें। दूसरा, हमारे पास द ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑल्सो डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ अटैच्ड टू द अल्काइल ग्रुप हैलाइड। हमें पता है कि हाइड्रोजन आयोडाइड सबसे अच्छा हमारे पास बॉन्ड बनाता है, स्ट्रॉन्ग हेलोजन होता है। ब्रोमाइड उसके बाद उसके ज़्यादा रिएक्टिव और फिर क्लोरीन उससे कम रिएक्टिव, बिकॉज द बॉन्ड बिटवीन आयोडीन एंड कार्बन इज वीकर देन कॉरस्पॉन्डिंग बॉन्ड विद अदर हेलोजेंस। अब हमें पता है जो हमारे पास बॉन्ड होगा आयोडीन का कार्बन के साथ वो थोड़ा सा वीक होगा, जबकि अगर हम ब्रोमाइड के साथ लें वो थोड़ा अच्छा होगा, क्लोराइड के साथ से ज़्यादा अच्छा बॉन्ड जो है वो बन रहा होगा। रिएक्टिविटी की बात करते हैं। इन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट द कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड इज कोवेलेंट एंड हाईली पोलर। याद रखिएगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो कार्बन मैग्नीशियम का बॉन्ड होता है वो कोवेलेंट यानी बहुत मजबूत बॉन्ड होता है और पोलर होता है। अब पोलर क्यों होता है, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी होती है, बहुत ज़्यादा होती है, हाई होती है। एटम दैन मैग्नीशियम मेटल विच क्रिएट मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन कार्बन ऑफ अल्काइल ग्रुप। और ये अल्काइल ग्रुप का जो कार्बन होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा डेंसिटी जो है ना इलेक्ट्रॉन में। ओके बच्चों, तो जो है फिर हमारे पास इसके अलावा यहाँ पर लिखा है ऐसा रिजल्ट द कार्बन एटम बियर्स अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज। कार्बन एटम के ऊपर कैसा चार्ज होता है, हमेशा नेगेटिव, क्योंकि पोलर होगा ना। और यहाँ पर हमारे पास जो न्यूक्लियोफाइल होता है उसकी तरह ये एक्ट कर रहा होता है। ड्यू टू दिस न्यूक्लियोफाइल नेचर ऑफ अल्काइल पार्ट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट विद पोलराइज्ड मॉलिक्यूल ईदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। यहाँ पर हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, क्योंकि यहाँ पर कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, तो इसी वजह से जो हमारे पास अल्काइल पार्ट्स होते हैं कार्बन के, वहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसा एक्ट करेगा, पोलराइज, यानी कि यहाँ पर हमारे पास पोलराइजेशन होगी। अब वो पोलराइजेशन दो फॉर्म में हो सकती है, या तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी या फिर एडिशन होगी। फिर हम बात करते हैं रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स की। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज वर्सेटाइल केमिकल। अब आपको पता है वर्सेटाइल केमिकल है, यानी कि बहुत वर्सेटाइल है। इट इज यूज इन स्टार्टिंग मटेरियल फॉर सिंथेसिस ऑफ वेरियस ऑर्गेनिक कंपाउंड। और ये कहाँ यूज होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड में। अच्छा बच्चों, एक आपको ट्रिक की बात बताती हूँ। मोस्टली जहाँ भी आपके पास वर्सेटाइल कंपाउंड होना है वो ज़्यादातर आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाने में काम आ रहे होते हैं, ठीक है। मतलब ज़्यादातर जगह पे, मैं ये नहीं कह रही 100%, बट मोस्टली 95%। अच्छा, सच एज अल्केन, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड और कीटोन। अब यहाँ पर हमारे पास अल्केन भी बनाएगा, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर कीटोन, इन सब में काम आते हैं। अच्छा, फिर रिएक्शन विद वाटर की बात करें। व्हेन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट्स विद वाटर इन एसिडिक मीडियम, जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट करते हैं पानी के साथ, कहाँ पर, एसिडिक मीडियम के अंदर, इट यील्ड अल्केन्स, तो क्या बनाएगा वो, अल्केन्स बना लेगा। यहाँ पर फिर हमारे पास रिएक्शन विद ईस्टर की बात करें। अब याद रखिएगा, अगर पानी के साथ रिएक्ट करें तो क्या बना रहे हैं, अल्केन्स। रिएक्शन विद वाटर, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अगर वाटर के साथ रिएक्ट करें तो क्या बना रहे हैं, अल्केन्स। मैं यहाँ लिख रही हूँ ताकि ये चीज़ें याद रहें। फिर उसके बाद रिएक्शन विद ईस्टर, ईस्टर के साथ रिएक्शन रीच कर रहा है, तो ये पहले तो फर्स्ट फॉर्म करेगा एक अनस्टेबल सा एडिशन प्रोडक्ट विच इज लेटर स्टेबलाइज, जो थोड़ी देर बाद स्टेबलाइज हो जाएगा और क्या फॉर्म कर लेगा, कीटोन, यानी कि ये क्या बनाएगा, कीटोन। अब याद रखिएगा, वाटर के साथ करेगा अल्केन बनाएगा, ईस्टर के साथ करेगा तो कीटोन बनाएगा। नेक्स्ट हमारे पास ग्रिग्नार्ड अगर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये पहले हमारे पास अनस्टेबल हमें प्रोडक्ट देगा, एडिशन प्रोडक्ट अनस्टेबल होगा, और लेटर वो थोड़ा सा हाइड्रोलाइसिस जब उसकी होगी, यानी इसके अंदर वाटर ऐड होगा एसिडिक मीडियम के अंदर, तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेगा। यानी अगर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बना रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, यानी ये पेजेस इतने इजी है ना कि आप लोग इसको इतनी मुश्किलों से पढ़े होते हैं कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा, हमें क्लियर नहीं हो रहा, हमें ऑर्गेनिक के पार्ट की रिएक्शन समझा दें, उस पर एक अलग सी वीडियो बना लें,
तो बच्चों ये सब चीज़ें बहुत ईजी हैं, आप चाहें तो आप लोग खुद भी ईजिली इसको पढ़ के बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो खुद से कर सकते हैं। अब अगर रिएक्शन करेगा वो प्राइमरी अमाइन के साथ, तो ब्रिग्नार्ड टीचर जब प्राइमरी अमाइन के साथ रिएक्शन करेगा तब भी वो क्या बनाएगा, अल्केन बनाएगा, राइट। और अब देखो वो अल्केन दो तरीके से बना रहा है, प्राइमरी अमाइन के साथ रिएक्ट कर रहा है या वाटर के साथ, दोनों के साथ क्या बना रहा है, अल्केन ही वो बना रहा है। फिर हम अमाइंस की बात करते हैं। Many drugs including antibiotics, antidepressant and antihistamine contain amino function group। याद रखिएगा, याद रखिएगा बहुत सारे ड्रग्स जो हैं जिसमें हमारे पास जो हमारे पास एंटीबायोटिक्स में यूज़ होते हैं, डिप्रेशन के पेशेंट को दिए जाते हैं, उन सब में फंक्शनल ग्रुप अमाइन ही यूज़ होता है, अमाइन यानी सुकून। अच्छा बच्चों, फिर उसके बाद हमारे पास आता है अमाइंस के बारे में कि ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट कंटेन नाइट्रोजन एटम बॉन्डेड टू वन और मोर अल्काइल अराइल आर नोन एज अमाइन। वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका नाइट्रोजन एटम बॉन्ड हो एक अल्काइल के साथ या अराइल के साथ, उसको हम कहते हैं कि ये अमाइन ग्रुप है। दीज आर डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। किसके डेरिवेटिव्स हैं, अमोनिया के। विच वन और मोर हाइड्रोजन एटम ऑफ अमोनिया रिप्लेस बाय एन अल्काइल और अराइल, यानी कि अमोनिया का एक हाइड्रोजन एटम किसके साथ रिप्लेस हो जाएगा, या तो अल्काइल के साथ या अराइल के साथ। अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ें तो हमारे पास लोअर मेंबर एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट। जो लोअर मेंबर होंगे वो गैस की फॉर्म में होंगे, जैसे कि हमारे पास मिथाइल अमाइन हो गया, और रूम टेम्परेचर पे। जबकि जो हमारे पास हायर यानी कि जो इथाइल और इथाइल के बाद जितने भी होंगे वो सब लिक्विड की फॉर्म में होंगे। ऑडोर और कलर की बात करें तो मोस्टली कलरलेस ही आपको ये मिलेंगे, और इनकी बड़ी अनप्लेजेंट सी स्मेल होती है, गंदी सी स्मेल होती है। और इसमें हमारे पास एग्जांपल में आता है ट्राई मिथाइल अमाइन। इसकी बिल्कुल स्ट्रॉन्ग फिशी ऑडोर होती है, जैसे मछली के अंदर से आती है, जैसे मछली जो है वो सड़ रही होती है, डिकेइंग फिश की तरह जो है ना इसकी ऑडोर होती है ट्राई मिथाइल अमाइन की। अब एमडीकेट में देखिए चीज़ ईजिली आ सकती है ना, तो आप लोगों को इधर से ही पॉइंट समझ आ जाएंगे क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो अमाइन आर सॉल्युबल इन वाटर, पानी के अंदर सॉल्युबल होते हैं। सॉल्युबिलिटी डिक्रीज विद इंक्रीज इन नॉन पोलर हाइड्रोजन। अच्छा, अब यहाँ पे सॉल्युबिलिटी इनकी कम हो जाएगी। सॉल्युबिलिटी कम कब होगी, जब ये नॉन पोलर हाइड्रोजन में आना स्टार्ट हो जाएंगे। इनकी जब नॉन पोलैरिटी बढ़ना स्टार्ट होगी तो इनकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। एग्जाम्पल में हमारे पास मिथाइल अमाइन है, ये सॉल्युबल होता है पानी के अंदर। और ट्राई मिथाइल अमाइन की बात करें तो इनकी लिमिटेड सॉल्युबिलिटी होती है पानी के अंदर, इतना ज़्यादा अच्छे से सॉल्युबल नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पर 3 मिथाइल हो गए हैं, तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो इनकी जो हमारे पास इनकी नॉन पोलैरिटी है वो ज़्यादा हो गई है। फिर अगर हम मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो अमाइंस पोलर होते हैं नेचर में, जैसे पानी होता है, एंड फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स। और इनके बॉन्ड कौन से होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। और इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है, रिलेटिवली हायर होता है, ज़्यादा होता है, देर में जाके बॉयल होते हैं हाइड्रोकार्बन के जरिए। बच्चे एक चीज़ याद रखिएगा, इसमें मैं आपको यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपकी जो है हनी मिस वो भी लिखवा देती हैं ताकि आप लोग को वो भी याद रहे बच्चों, कि देखिए जहाँ हमारे पास